जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जिगर ट्रिक चैनल पर। 27 जनवरी 2023 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। भारत का 74वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो भारत का जो 74 नंबर का गणतंत्र दिवस है ये 26 जनवरी को मनाया गया। इस वर्ष हमने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। दोस्तों, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान जो है पूरे तरीके से भारत में लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन चुका था, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, हम गणतंत्र हुए, हम रिपब्लिक हुए, इसलिए हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे? तो इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। गणतंत्र दिवस परेड का जो आयोजन है ये कहां पर हुआ है? कर्तव्य पथ पर किया गया। देखिए, राजपथ जो नाम था, अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2023 में जो पहली बार घटनाएं हुई हैं इसे भी डिस्कस करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि 12 जो महिला हैं जो ऊंट दल यानी कह सकते हैं आप ऊंट पे सवार थी, सीमा सुरक्षा बल, वो शामिल हुई। इसके अलावा हवाई शो में आपको 9 राफेल विमान देखेगा जो फ्रांस से खरीदे गए हैं, और नौसेना के IL-38 पहली बार इसमें शामिल हुए हैं। दोस्तों, मिस्र के राष्ट्रपति भारत में आए हैं, वो चीफ गेस्ट हैं। तो मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी भी भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस में पार्टिसिपेट की है। इसके अलावा आपने अग्निवीर की जो भर्ती थी, बहुत सारे लोग रिक्रूट किए गए हैं, तो पहली बार ये परेड का हिस्सा भी थे। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं 27 जनवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स। 425 दिन हो गए आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। दोस्तों, मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। लास्ट में डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी लेता हूं, हर दिन स्पेशल स्टैटिक जीके भी कराता हूं, तो बहुत ध्यान से पूरे सेशन को सुनिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को चुना गया है। बाबर आजम किस देश के खिलाड़ी हैं? तो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं। ये है बाबर आजम, जिन्हें ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वहीं पे आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी नेट साइवर, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव बने हैं, जो कि भारत के प्लेयर हैं। महिला खिलाड़ी हैं ताहलिया मैग्रा। तो ताहलिया मैग्रा जो है ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2022 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ऐसे 6 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विभूषण ने 6 मारा, विभूषण ने छक्का मार दिया है, वो एक प्लेयर है। तो पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को मिला है, पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को मिला है, और पद्मश्री 91 लोगों को मिला है। क्लियर है? तो पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री 91 लोगों को मिला है। देखिए, यहां पर मैं आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के विजेताओं के नाम बताऊंगा, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को मिला है। सबसे पहले दिलीप महालनोबिस, मरणोपरांत मिला है, चिकित्सा क्षेत्र से इनका संबंध है। दूसरे हैं अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मरणोपरांत पब्लिक सर्विस के लिए इन्हें यह मिला है। तीसरे हैं बालकृष्ण दोषी, वास्तुकार, अभी इनका निधन हुआ है, अभी इनका निधन हुआ और बाद में देखिए इनको इतना बड़ा अवार्ड भी मिल गया। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। SM कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन, इन 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सम्मान जो नागरिकों को मिलता है वो है पद्म विभूषण।
तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। हमने पद्म विभूषण की बात की है, अब हम बात करेंगे पद्म भूषण की। तो इसमें 9 व्यक्ति हैं। पहले हैं एस.एल. भैरप्पा, जिनका संबंध साहित्य और शिक्षा से है, कर्नाटक राज्य के हैं। दूसरे कुमार मंगलम बिरला, व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र, महाराष्ट्र राज्य से संबंध है। तीसरे हैं दीपक धर, साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड से है, महाराष्ट्र राज्य से इनका संबंध है। चौथे हैं वाणी जयराम, कला क्षेत्र से, तमिलनाडु से है। देखिए नेक्स्ट है कमलेश डी पटेल, और फिर है सुश्री सुधा मूर्ति, स्वामी चिन्ना जियर, सुश्री सुमन कल्याणपुर और कपिल कपूर। इन 9 व्यक्तियों को मिला है पद्म भूषण का सम्मान। दोस्तों पद्मश्री यहाँ पे 91 लोगों का नाम तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, पीडीएफ में रहेगा, आप देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बता रहा हूं। तो चिकित्सक रतन चंद्र कर चिकित्सा से क्षेत्र से हैं। हीराबाई लोभी सामाजिक कार्य, तुलाराम उप्रेती कृषि से इनका संबंध है। इन तीनों को पद्मश्री पुरस्कार 91 लोगों को मिला है। यहाँ पे 3 प्रमुख लोगों का नाम बता रहा हूं। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक जीएम के रूप में किसने पदभार को संभाल लिया है? Who has taken over as the new general manager of Central Railway? तो इनका नाम है नरेश लालवानी। क्या नाम है इनका? नरेश लालवानी। ये आप देख पा रहे हैं, ये है नरेश लालवानी। ये मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक का इन्होंने पदभार संभाला है। 1985 बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा के सीनियर ऑफिसर हैं। दोस्तों रेलवे में प्रेजेंट जो मिनिस्टर है वो है अश्वनी कुमार वैष्णव। यदि आपसे पूछा जाए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो हाल ही में बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। दोस्तों परीक्षा संजीवनी, हाल ही में हुई जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां उसे भी डिस्कस करते हैं। तो श्यामल भाई बी पटेल, इनको अमूल का भी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रिटायर्ड डीजी पंकज कुमार सिंह, जो कि बीएसएफ के रिटायर्ड डीजी थे, इन्हें उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत और मिस्र ने अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा को कितने बिलियन तक ले जाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति भारत पे मौजूद हैं, तो देखिए कुछ तो साझेदारी होगी, कुछ तो ऐसा काम होगा जिससे दोनों देश आगे बढ़ें। तो भारत और मिस्र ने अभी निर्णय लिया है कि वो अपने व्यापार को 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर करेंगे। दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाने के पीछे कई सारे हमारे पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं। हमारे वो मित्र राष्ट्र तो हैं ही, लेकिन हमारा कुछ फायदा भी है। वो फायदे भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्यों बुलाया गया मिस्र के राष्ट्रपति को। हालांकि मैंने डिटेल वीडियो कवर किया है, उसे भी आप देख लेना। तो भारत और मिस्र ने अभी अपने संबंधों के साझेदारी के लिए अभी डिसीजन लिया है और 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ट्रेड को ले जाने की बात कही है। देखिए दोस्तों, दोनों ने यह भी फैसला लिया है कि दोनों मिलकर के रक्षा में, सुरक्षा में, व्यापार में, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर के काम करेंगे। जरा अफ्रीका की लोकेशन को देखिए। तो अफ्रीका की अगर आप लोकेशन देखें तो ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है। इजिप्ट के राष्ट्रपति को बुलाया गया। यहां पर देखिए ये है स्वेज कनाल, लाल सागर है, इसके आगे स्वेज कनाल है, और ये जिब्राल्टर जल संधि। तो दोस्तों अगर भारत को व्यापार करना है, भारत को ट्रेड करना है यूरोप के साथ, तो भारत के लिए सबसे बेस्ट होगा कि भारत ये समुद्री मार्ग से आए और यहां पर एंटर करे जहां पे स्वेज कनाल है, और भूमध्य सागर पे पहुंचे और यहाँ पे यूरोप से व्यापार कर ले। यूरोप से व्यापार करेगा तो भारत और ज़्यादा मजबूत होगा। अभी क्या होता है कि उसे स्थल मार्ग से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे देश परमिशन नहीं देते हैं, अनुमति नहीं देते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया इसलिए भी गया था कि भाई साहब हमको भी आप देख के चलो। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। परीक्षा संजीवनी आप ले लीजिए। तो देखिए इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा, मुद्रा है मिस्र पाउंड,
इजिप्ट की लोकेशन को देखें तो ये जो है भूमध्य सागर, ऊपर भूमध्य सागर है, फिर नीचे सूडान है, इसके अलावा लीबिया है, यहाँ पर देखें तो इजराइल है और लीबिया से घिरा हुआ है। तो ये भूमध्य सागर, सूडान, लीबिया और इजराइल से घिरा हुआ है। इसके पड़ोसी देश हैं जो मैंने आपको नाम अभी बताए हैं। दोस्तों, मिस्र के एशियाई भाग को सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप। क्लियर है दोस्तों? अफ्रीका की जो सबसे लंबी नदी है ये है नील नदी। ये मिस्र से ही होकर के गुजरती है। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम डिस्कस करेंगे 2021 और 22 में डिफरेंट ऑपरेशंस किए गए थे। बहुत सारे ऑपरेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे भी यहां पर हम चर्चा पे लेने वाले हैं। तो सबसे पहला है ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ को सीबीआई ने चलाया था, जो ड्रग का नेटवर्क है उसको खत्म करने के लिए। ऑपरेशन मेघ चक्र, तो मेघ चक्र को इसलिए लाया गया था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको खत्म करने के लिए। जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सर्कुलेट करते हैं ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए। ऑपरेशन नार्कोस, ये किस लिए किया गया था? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया। रेल के माध्यम से जो नशीले पदार्थ को पहुंचाते हैं तो उसकी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया, यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था। हमारे बहुत सारे भारतीय वहां पर मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो वो फंस गए थे। बहुत सारे हमारे भारतीय फंस गए थे। तो युद्धग्रस्त यूक्रेन से फंसे भारतीय नागरिकों को, छात्रों को भारत लाने के लिए किया गया। ऑपरेशन ओलिविया, ये क्या है? तो भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। उड़ीसा के ओलिव, जो उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुए हैं उनको बचाने के लिए किया गया। ठीक है, ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ये किया गया है। इज दैट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है ऑपरेशन सतर्क। अगला कौन सा है? ऑपरेशन सतर्क। तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया, ट्रेन में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए। कुछ आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुई थी बीच में, फिर से मैं दिखा देता हूं, है ना? कैमरे ने डिफोकस किया था आई थिंक। तो ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक के द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए किया गया। ऑपरेशन सतर्क जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तालिबान के कब्जे में जो फंसे भारतीय थे अफगानिस्तान में, उनको वहां से निकाल करके भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। 1-2 नंबर आपको यहां से पक्का है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वेल टेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया है? तो स्वेल टेल तितली को देखा गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। यह है स्वेल टेल तितली जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखी गई है। दोस्तों, वियतनाम, दक्षिणी चीन, म्यांमार से यह विलुप्त हो चुकी है। इसका नाम है स्वेलो टेल तितली, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में पहली बार देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आईपीएल के लिए अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को किसने खरीदा है? तो महिला आईपीएल के लिए अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को अदानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड ने अभी खरीदा है। किसने खरीदा है? अदानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड। जो दोस्तों जिस प्रकार से पुरुषों का आईपीएल होता है उसी प्रकार से महिला आईपीएल भी शुरू किया जा रहा है। तो यहां पर 5 टीमों को, अभी देखिए वैसे तो 10 टीमों का नाम है, लेकिन 5 टीमों की बिडिंग हो चुकी है। 5 टीमों के ओनर हमें पता चल गए हैं। तो महिला आईपीएल टीमों का ऐलान हो गया है। 5 टीमों को खरीदने के लिए लगभग कितना 4600
169.99 करोड़ रुपए की बोली लगी है। अदानी की मालिकाना हक वाली जो अदानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को खरीदा है 1289 करोड़ रुपए में। महिला आईपीएल की सबसे महंगी टीम अदानी की है। दोस्तों इसके अलावा रिलायंस समूह की मालिकाना हक वाली जो इंडिया विन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, मुंबई फ्रेंचाइजी ने खरीदा है 912.99 करोड़ रुपए में। तीसरी है रॉयल चैलेंजर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर फ्रेंचाइजी को लिया है 901 करोड़ रुपए में। फिर है JSWGMR क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली फ्रेंचाइजी को 810 करोड़ रुपए में खरीदा है। फिर है कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने लखनऊ फ्रेंचाइजी को खरीदा 757 करोड़ रुपए में। क्लियर है। 10 शहरों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई। अभी और टीमों का नाम बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जीएस का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गया है 23 जनवरी से। लक्ष्य की तरफ आप पहला कदम रख सकते हैं। यहां पर बिल्कुल बेसिक से क्लास चलाई जाएगी। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, आपको बाइलिंगुअल क्लास नोट्स मिलेगा, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको ये सारी क्लासेस रूट एप्लीकेशन पर मिलेगी। आप कोड यूज कर सकते हैं RGCGT राजा गुप्ता क्रेजी जिकेटेड टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट इन दीज कोर्सेस। 25 जनवरी 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत 19.3 करोड़ घरों में कितने प्रतिशत घरों को कवर किया गया है? ठीक है, तो 19.3 करोड़ घरों में 56% घरों को मतलब 56% घरों को कवर कर लिया गया है। ठीक है, जल जीवन मिशन 2019 में स्टार्ट किया गया था। इसका मकसद है हर घर नल कनेक्शन पहुंचाना, स्वच्छ जल पहुंचाना। तो 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का जो जल कनेक्शन है वो प्रदान कर दिया गया है। मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जो लक्षित था, जो टारगेट था, वो था 19.3 करोड़ घरों में 56% को कवर कर लिया जा चुका है। क्लियर है दोस्तों? यदि आपसे पूछा जाए कि जल जीवन मिशन की घोषणा कब हुई थी, तो पीएम मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को घोषणा हुई थी। हमने टारगेट बनाया था कि 2024 तक हर एक ग्रामीण परिवार को नल का जल का कनेक्शन प्रदान करेंगे। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों और महिलाओं के टीकाकरण करने के लिए टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये प्लेटफॉर्म है यूविन। क्या नाम है इसका? यूविन नाम है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों और महिलाओं के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यूविन लॉन्च किया है। यूविन उसी तरीके से जैसे कोविन है, लेकिन यहां पर जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो उनको टीका लगता है, जो बच्चों को टीका लगता है, उसका डाटा यहां पर रखा जाएगा यूविन के तहत। कोविन मंच की सफलता के बाद सरकार ने यह फैसला किया है हर एक राज्य, हर एक केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिलों में ट्रायल मोड में, जैसे हम बोलते हैं पायलट मोड, उसमें लॉन्च किया गया है। ये प्लेटफॉर्म हर एक गर्भवती महिला और हर एक प्रत्येक नवजात शिशु का पंजीकरण और टीकाकरण करेगा। दोस्तों प्रेजेंट में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो यह मनसुख मंडाविया। आज का आखिरी प्रश्न है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रभा अत्रे जी को सम्मानित किया गया है। तो ये है प्रभा अत्रे जी, जो आप देख पा रहे हैं। हिंदुस्तानी गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को यह अवार्ड मिला है। इनको एक सर्टिफिकेट मिला है और 1 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। डॉक्टर जी जो हैं ये किस घराने से आती हैं? तो ये किराना घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है। दोस्तों आज की रसमलाई 2023 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की रसमलाई को देखते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव
किस राज्य में आयोजित हो रहा है? केरल राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो यह जो राज्य है ये मेघालय। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? मेघालय है। 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का किस विमान के द्वारा परीक्षण किया गया? तो यह मिसाइल यह है सुखोई। सुखोई विमान से परीक्षण किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का। सितविनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फिजी के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका होगा आपका यहाँ पर टेस्ट, क्योंकि मैं डेली ऐसा करता हूं ताकि आपका ध्यान पूरे लेक्चर में बना रहे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। 1954 में यह चारों पुरस्कारों की शुरुआत हुई है। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें 91 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया? देखिए, पद्म भूषण बोल रहा हूं, विभूषण नहीं, तो भूषण से 9। इनमें से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये हैं दीपक धर। दीपक धर को पद्म भूषण मिला है, ना कि पद्म विभूषण। रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ये है अनिल कुमार लाहोटी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यह है पेमा खांडू। मिस्र किस महाद्वीप में स्थित है? तो मिस्र कहां पर है? मिस्र अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। दोस्तों, कल आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। ये 26 जनवरी है, ना कि 25 जनवरी। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बाल कृष्ण दोषी जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो बाल कृष्ण दोषी वास्तुकार थे। अभी हाल ही में इनको पुरस्कार मिला है और वो पुरस्कार है पद्म विभूषण। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? आप अपना सर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। चंडीगढ़ में। कौन सा देश मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा? तो यह देश है अमेरिका। 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत का स्थान क्या है? भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। नोरो वायरस का लक्षण किस राज्य में अभी हाल ही में देखा गया, पाया गया है? तो केरल राज्य में अभी देखा गया है। तोरग्या उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो तोरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। पहली बार सैन्य बल की महिला प्रहरी की ऊंट टुकड़ी गणतंत्र दिवस 2023 में भाग लेगी। तो यह बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महिला प्रहरी की टुकड़ी है। टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सिद्धार्थ शर्मा। तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहां पर शुरू हुआ है? तो ये कोहिमा में शुरू हुआ है। दोस्तों, पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना यह क्या है। आपको इस आर्किटेक्चर के बारे में 5 लाइनें लिखनी है। आज का सवाल है, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों, आज का हमारा जो पिटारा है वो है मिनरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया के बारे में। भारत के जो खनिज संसाधन है उसके बारे में। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा समृद्ध है? तो ये है छोटा नागपुर का पठार। इनमें से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो भारत जो है आयरन ओर में है, मैंगनीज में है, अभ्रक में है। भारत तांबा में आत्मनिर्भर नहीं है। इनमें से कहां से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो लौह अयस्क की प्राप्ति कहां से होती है? बैलाडीला से। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना इनमें से किस राज्य में है? तो जो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना है ये कर्नाटक राज्य में है।
बैलाडीला खान से जो खनन किया जाता है लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो कहां से निर्यात किया जाता है? विशाखापत्तनम से। The hills of Baba Budhan, situated in the state of Karnataka, are famous for the mining of which of the following minerals? तो ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। भारत में सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन करने वाला स्टेट कौन सा है? तो यह स्टेट है उड़ीसा। Which type of iron ore is mostly found in India? तो सबसे ज्यादा देखें तो हेमेटाइट जो है लौह अयस्क पाया जाता है। जावर एवं रामपुरा अगूचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो जावर और जो रामपुरा अगूचा क्षेत्र है ये सीसा और जस्ता के लिए फेमस है। भारत का सबसे ज्यादा जस्ता उत्पादक जिंक प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो यह राज्य है झारखंड। तो कैसा लगा आप लोगों को? दोस्तों 26 जनवरी का रिजल्ट हमारे पास है। यहाँ पे आर.के. पटेल, मिजार कुलजीत सिंह, रघुवीर कुमार चौधरी, रोशन लाल संत, शीनू कपूर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 26 जनवरी के टेस्ट में टॉप किया है। ये टेस्ट होता है क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर, वहीं पे आपको फ्री में पीडीएफ भी मिलता है और यहीं पर आपको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे नीली पट्टी पर तो वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ एक जगह पर एक फॉर्मेट में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी मिलता है इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, उसमें भी आप ज्वाइन हो जाएं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट करिए आप इस में क्या कमी ढूंढते हैं, क्या आपको लगता है कि और अच्छा क्या किया जा सकता है, जो आपको अच्छी बात बुरी बात लगती है दोनों बताया करिए, जो भी नया बच्चा जुड़ता है, ताकि हम और कौन सा करंट अफेयर्स है जो मिस हो रहा है, कौन सा एग्जाम है आपका, ताकि मैं आपको बता सकूं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा एग्जाम आपका आने वाला है, किसके लिए आपको क्या चाहिए मटेरियल, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए, कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे इसी ऊर्जा इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।